आज हम अपनी क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखते हैं हम व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, आपका होता क्या है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस लाइन को पढ़ने से पहले अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास सन है, यानी कि सूर्य है। अब उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व करते हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब आपको पता है किसकी वजह से करते हैं, यानी कि अब ये क्या कह रहा है, दो ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स के अंदर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। अब जैसे हमने सन और प्लैनेट्स माने हुए हैं, सन के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है? प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब वो क्या है उनके बीच में, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि एक दूसरे के बीच में अट्रैक्शन है, तभी क्या कर पा रहा है, वो रिवॉल्व कर पा रहे हैं। अब जैसे ये है, अब मान लिया अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है। अब जैसे मान लीजिए और प्रेसाइज उसमें लेना है, हमने प्लैनेट्स है हमारे पास, प्लैनेट्स में से हमने अर्थ ले लिया। अब आपको पता है अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? मून रिवॉल्व करता है। किसकी वजह से? ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब जो ये होता है, अब हमें पता है, अब जैसे मान लिया हम क्या कह रहे हैं, अब दो ऑब्जेक्ट हमने क्या कर गए, यूनिवर्स में आ गए। यूनिवर्स का मतलब है, अब जैसे मान लीजिए हमने ये दो पेन ले लिए, ठीक है। अब ये पेन क्या कर रहे हैं, अब ये क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर, वो क्या करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए ये दो पेन पड़े हुए हैं दोनों, ठीक है। अब आपको पता है ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट का मतलब अब ये क्या करते हैं, लेकिन आपस में अट्रैक्ट तो होंगे बट ये क्या नहीं करेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं कभी। क्यों नहीं जुड़ेंगे, उसका रीज़न क्या होता है आपका? हमें ये तो पता है कि दो चीज़ें आपकी क्या करेंगे, अट्रैक्ट तो करेंगे, चाहे वो कहीं पे भी पड़ी हुई है। दो चीज़ें हैं, वो कुछ भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। अब जैसे हमने पेन देखा, पेन क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट क्या नहीं कर रहे, आपस में चिपक नहीं रहे। अब वो चिपक क्यों नहीं रहे हैं, हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा मैग्नेट है, चुंबक है, दो हमने छोटे छोटे मैग्नेट लिए। अब वो जो दो छोटे छोटे मैग्नेट है, पहले को हमने ऑब्जेक्ट 1 माना, दूसरे को ऑब्जेक्ट 2 माना। अब वो दोनों मैग्नेट है, आपस में दोनों अट्रैक्ट होने की बजाय क्या करेंगे, इस बड़े वाले मैग्नेट की तरफ जाएंगे। अब वही बात हमारी उस में लागू होती है, जो पेन है हमारे, अब वो क्या करेंगे, आपस में दोनों चिपकने की बजाय क्या करेंगे, अर्थ पे जाके गिर जाएंगे। अब आप देखते हैं, अब जैसे वो क्या कर रहे हैं, अब वो पेन है, अगर हम क्या करते हैं, पेन हमने दो पेन मान लीजिए, ऐसे हमने दो पेन पकड़े हुए, अभी क्या करेंगे, आपस में दोनों अट्रैक्ट होने की बजाय क्या कर जाएंगे, अर्थ पे गिर जाएंगे। ठीक है, हम यही चीज़ पढ़ रहे हैं। यानी कि क्या कहना चाहता है, अब कुछ ना कुछ फोर्स क्या कर रही है, अर्थ भी लगा रही है, क्या करने के लिए, अपनी तरफ उसको खींचने के लिए। जो फोर्स लगा रही है वो क्या हो रही है, वही क्या है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, आपके पास मान लीजिए, अब आप क्या करते हैं, कई बार अपनी आपने देखा होगा, हम कार की कीज़ है अपनी उंगली पे घुमाते हैं। अब जैसे आपको पता है ऐसे, अब मान लीजिए हमारी ये उंगली है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मान लिया कीज़ रखी हुई है, ठीक है, कीज़ है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके घुमाते रहते हैं उसको, ठीक है। अब हमें पता है हम जब घुमाते हैं तो क्या करती हैं वो कीज़, कभी भी फॉल यहाँ पे, यानी कि मान लीजिए इसका सेंटर है, अब यहीं पे वो रिवॉल्व करती रहती है। अब वो क्या करते हैं, नीचे नहीं गिरती जब तक हम क्या नहीं करते, मतलब उस पर ज़्यादा वो क्या नहीं करता, नीचे से फोर्स नहीं लगती, जब तक क्या नहीं करेगी, वो नीचे नहीं आएगी। वो क्या कहना चाहते हैं, अब जैसे आपका क्या है, यहाँ पे जो ये नीचे वाला पार्ट है किसकी तरह काम कर रहा है, ये आपका अर्थ की तरह काम कर रहा है। क्योंकि क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आपस में दोनों अट्रैक्ट होने की बजाय क्या कर रही है, एक ही सेंटर पे जब रिवॉल्व कर रही है, उस टाइम पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब सेंटर, सेंट्री का मतलब सेंटर में, और पीटल मतलब सीकिंग, यानी कि जो सेंटर में बिल्कुल जो फोर्स एक्ट कर रही है। अब आप उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहने के बजाय आप क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आपको पता है, जैसे ये मान लीजिए ये अर्थ थी, ठीक है। अब यहाँ पे कीज़ थी, अब ये क्या कर रही है, अब मान लीजिए हमारी उंगली है, अर्थ को हमने उंगली माना हुआ है। अब ये कीज़ क्या कर रही है, घूम रही है यहाँ पे। अब ये एक सेंटर पे घूम रही है, आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है। और क्या कर रही है, एक ही सेंटर पे वो कीज़ क्या करती जा रही है, आपकी घूमती जा रही है। वो जो एक सेंटर पे आपकी घूमती जा रही है, और क्या है वो सेंट्री है, यानी कि सेंटर में, पिटल यानी कि सीकिंग, यानी कि जो सेंटर में आपकी फोर्स लगेगी उसको आप क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। या फिर और एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, एक थ्रेड में, थ्रेड ले लिया आपने, थ्रेड में आपने क्या कर दिया, एक स्टोन बांध दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, उस स्टोन को आप घुमा रहे हैं। अब आपने मान लिया रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। अब आप देखेंगे जो वो रिवॉल्व करने वाली चीज़ है,
अब वो एक ही जगह सेंटर पे हो रही है, सेंटर सीकिंग है, यानी कि एक सेंटर पे वो क्या कर रहा है, वो थ्रेड घूमता जा रहा है, जिससे कि वो क्या कर रहा है, स्टोन भी आपका घूम रहा है। यानी कि क्या कहना चाहते हैं, वहाँ पे भी कौन सी आपकी फोर्स लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। अब जो ये हम सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स थी, उसको ही जब वो सेंटर सीकिंग करती है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स को ही आप बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब मान लीजिए आपका जैसे न्यूटन आया था, न्यूटन ने क्या करा था, जब वो एग्जाम्पल जब उसके ऊपर सेब गिरा था, अब उसने क्या किया था, वहीं से उसने क्या निकाला था, ग्रेविटी का टॉपिक निकाला था कि अब क्या करता है, जैसे वो आपका एप्पल गिरा था ऊपर से, क्या कर रही थी अर्थ, कुछ ना कुछ आपकी क्या कर रही थी, फोर्स लगा रही थी। वो कौन सी फोर्स थी आपकी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही थी, जो क्या कर रही थी, एप्पल को अपनी तरफ खींचने के लिए लगा रही थी अर्थ। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा उसने दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका आया। अब इसको समझने ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स whose magnitude is proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इस लाइन को पढ़ने से पहले अब हम ये देख लेते हैं। मान लीजिए हमें इसकी डेरिवेशन आती है आपकी 2 या 3 मार्क्स के अंदर, 4 में भी आ जाती है कई बार। इसमें क्या कहता है, 2 ऑब्जेक्ट माने हुए हैं, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। पहले वाले का अब जब आप क्या लेते हैं, पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना m1, दूसरे वाले का हमने क्या मान लिया m2। अब जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना, d मान लिया हमने। अब जो आप डिस्टेंस लेते हैं वो हमेशा याद रखिएगा, आप सेंटर से लेते हैं। एक मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसके सेंटर से आप दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक जो लेते हैं वो क्या होता है, आपका डिस्टेंस होता है। पहला क्या कहता है, फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के। प्रोडक्ट यानी कि पहले वाले का मास m1 और दूसरे वाले का m2, m1 मल्टीप्लाई m2, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया आपने। सेकेंड लाइन क्या बोलता है, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन में डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन मानिए, कंबाइनिंग 1 एंड 2, फोर्स किसके इक्वल आ गई, दोनों फोर्स के इक्वल है। क्या लिख सकते हैं हम, m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। अब इसका इन्वर्सली और डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम डायरेक्टली का मतलब समझते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जहाँ भी आपका लग जाए उसका मतलब क्या होता है, अगर एक चीज़ आपकी बढ़ेगी, अगर आपकी यहाँ पे फोर्स बढ़ रही है तो मास भी आपका क्या बढ़ेगा। यानी कि मास अगर ज़्यादा है तो फोर्स भी क्या करेगी, ज़्यादा लगेगी। इस एरो का मतलब ये है कि मास अगर ज़्यादा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, यानी कि उसका वजन ज़्यादा है, तो उसमें फोर्स भी क्या करेगी, ज़्यादा लगेगी। यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी आपकी बढ़ेगी। बट जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस का स्क्वायर के। अगर यानी कि इनके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, दूर दूर होगा, तो फोर्स क्या करेगी आपकी, यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स आपकी क्या करेगी, कम लगेगी। यानी कि जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूरी पे पड़े होंगे फोर्स उतनी क्या करेगी, कम लगेगी। इसका उल्टा, अगर फोर्स ज़्यादा है यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस कम है, यानी कि अब मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कर दूँ, तो इसमें फोर्स क्या करेगी, ज़्यादा लगेगी आपकी। एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ घटेगी, यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो फोर्स आपकी कम लगेगी, फोर्स ज़्यादा हो रही है तो डिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होना चाहिए। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज़ आपकी बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ आपकी घटनी चाहिए। और डायरेक्टली में क्या होता है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी आपके साथ में बढ़ेगी, या घट रही है तो आपकी दूसरी चीज़ भी आपकी घटेगी। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लेते हैं, आपको पता है एफ इक्वल्स टू जी। हमने जी यहाँ पे क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। अब यहाँ से जी जो होता है वो आपका कहते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपकी होती है जी इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। अब ये इतनी बड़ी SI यूनिट है। अब आप इसको याद रखने की बजाय आप क्या करते हैं, इस फॉर्मूला से ही आप क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। कैसे, एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर लिखा। अब यहाँ से आपको पता है ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में एफ डी स्क्वायर इक्वल्स टू जी m1 m2। अब यहाँ से आपको पता है एफ डी स्क्वायर हमें किसकी निकालनी है, जी की हमें ऐसे यूनिट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, एफ डी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, एफ डी स्क्वायर अपॉन में m1 m2 इक्वल्स टू जी। अब आपको पता है ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस जो भी आपका ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है किस में नापते हैं आप, मीटर्स में। डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर का भी स्क्वायर। मास की आपकी क्या होती है, मास आप किस में नापते हो, केजीज में।
केजी फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का, दूसरे वाले का केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, केजी इंटू केजी का स्क्वायर एन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अभी केजी का 2 है, ऊपर जाके केजी -2, किसकी ऐसा यूनिट आ गया आपकी इसकी बड़े जी की, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की आपकी क्या आ गई, ऐसा यूनिट आ गई। अब जो ये वैल्यू है कई बार आपके पेपर में भी पूछ लेता है, तो आप इसलिए इस वैल्यू को याद रखिएगा। बड़े जी की आपकी वैल्यू क्या होती है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11, और जो ऐसा यूनिट है हमने यहाँ पे निकाल लिया है। इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस भी है भाई, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया है, क्यों बनाया आपका। अभी हमने पढ़ा मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। अब आपको पता है कि जो सन के मान लीजिए सन था, सन के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहे थे, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे, किसकी मदद से, ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। वही चीज़ आपकी आ गई। सेकेंड आपका है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। अब आपको पता है कि अर्थ के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है, मून रिवॉल्व करता है, किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। थर्ड है फोर्स डेट बाइंड अस टू द अर्थ, यानी कि फोर्स जो हमें क्या करती रहती है, बांधे रखती है। इसका कहने का मतलब क्या होता है, अगर जैसे आपका क्या होता है, अब आप धरती पे खड़े हुए हो, अगर आपका क्या होता, वेट कम होता। अब जैसे आप देखते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे क्या करते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, उड़ते रहते। क्यों उड़ते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ग्रेविटी आपकी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप अर्थ पे आप देखते हो, अर्थ पे क्या है आपकी ग्रेविटी है, जो कि हमें क्या करती रहती है, रोक के रखती है, जिससे कि हम उड़ते नहीं है। वही चीज़ कह रहे हैं। टाइड, सी टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन। अब ये क्या कहना चाहता है, टाइड्स का मतलब होती है आपकी बड़ी बड़ी लहरें। लहरों में आपका क्या कहना चाहता है, कई बार क्या होता है आपकी क्या करती है, समुद्र में बहुत तेज तेज लहरें उठती है, किसकी वजह से, जब भी आप क्या करते हैं, अब सन के अराउंड आपको पता है, अब जैसे सन के अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा था, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे, और मून के अर्थ के अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा था, आपका मून रिवॉल्व कर रहा था। कई बार क्या होता है, जब इन दोनों की पोजीशन, जो ये प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे और जो ये मून, यानी कि जो ये सन और मून है, और ये आपके जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे थे और मून रिवॉल्व कर रहे थे, इनकी पोजीशन क्या कर जाती है, एक ही पोजीशन पे जब आ जाते हैं ना, मान लिया ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, तब क्या उठती है, हमारे समुद्र में बहुत तेज तेज लहरें उठती हैं। उसी को आप क्या कहते हैं, किसकी वजह से हो रही है, वो आपकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फ्री फॉल। फ्री फॉल समझते हैं हम, ये भी इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से। मान लीजिए कोई दो आपने ऑब्जेक्ट माने हुए हैं, इनमें से एक आपका ऑब्जेक्ट आपने अर्थ माना हो जब, ठीक है, तब उस केस में क्या लगता है, आपका फ्री फॉल लगता है। जैसे आपने एक ऑब्जेक्ट को तो आपने कुछ भी मान लिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपने क्या मान लिया, अर्थ मान लिया। अब जैसे मान लीजिए ये पेन ही है, पेन हम क्या करते हैं, अब जैसे हम मान लिया हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे छोड़ दिया हमने, अब ये क्या कर रहा है, अब अर्थ क्या कर रही है, अपनी तरफ फोर्स लगा रही है, यानी कि क्या करने के लिए, इस पेन को अपनी तरफ खींचने के लिए। वो चीज़ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ हो जाएगा, उस केस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहेंगे, आपकी ग्रेविटी। दोबारा से देख लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, अब जैसे मान लिया यही पेन था, अब हम क्या कर रहे थे, अब मान लिया हमने क्या कर रखा है, ये पेन ले रखा था, पेन ले रखा है हमने, ये दो पेन थे, अब हमने क्या करा, इन्हें छोड़ दिया। अब क्या कर रही थी, अर्थ अपनी तरफ क्या कर रही थी, इन्हें फोर्स लगा रही थी, क्या करने के लिए, इनको अपनी तरफ खींचने के लिए। उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। जब क्या होगा, हमें ग्रेविटी हम तभी कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, जब एक ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, अर्थ होगा। फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेट फ्री अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ अलो। फ्री फॉल आपका क्या होता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि गति है, मोशन हमने पढ़ा था, एक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा टाइम के अकॉर्डिंग। लेट फ्री अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट था, हमने इसको छोड़ दिया था, अब क्या कर रही थी, अर्थ इसकी तरफ अपनी फोर्स लगा रही थी, क्या करने के लिए, खींचने के लिए, जिसमें अर्थ एक केवल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। Whenever an object falls freely towards the earth an acceleration is produced। अब आपको पता है, जब एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पेन ही था, जब ये अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी, उसमें कुछ ना कुछ क्या लगेगा, एक्सेलरेशन भी लगेगा। एक्सेलरेशन हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी कि कितने वेलोसिटी से वो गई है इनिशियल और फाइनल से, और कितना उसको टाइम लिया, उसको आप क्या कह रहे थे, एक्सेलरेशन कह रही थी। अब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, उसको हम क्या मानते हैं, कौन सी है एक्सेलरेशन,
ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि अब जैसे मान लिया जो भी ऑब्जेक्ट गिरा था आपका, उसको हम क्या कह रहे हैं, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का था, ये आपका अर्थ पे गिरा था, तो इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी के टर्म में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप डिनोट करते हैं छोटे जी से। अब जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए हम एक तो पेपर ले रहे हैं, एक बॉल ले रहे हैं। अब आपको पता है कि पेपर क्या और बॉल को जब हम क्या करेंगे, एक साथ दोनों को गिराएंगे, तब आपको पता है पेपर तो क्या करेगा, लहराता हुआ जाएगा, और बॉल क्या करेगी, एकदम गिर जाएगी। और हम तो क्या कह रहे थे कि दोनों ऑब्जेक्ट की क्या होती है, आपकी जो एक्सेलरेशन होगा, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सेम होगा। अब हम क्या कह रहे थे, दो भी ऑब्जेक्ट हम मानते हैं, मान लिया उनका ऑब्जेक्ट वो क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन तो सेम होता है, बट यहाँ पे तो एक्सेलरेशन आपका डिफरेंट आ गया। क्यों आया, अब आपको पता है जब पेपर है, पेपर क्या करेगा, लहराता हुआ जा रहा है, अब उसके बीच में कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, एयर भी आ रही है। अब आपको पता है अब हवा चल रही है, अब हवा कुछ ना कुछ अपना असर तो दिखाएगी, यानी कि एयर रेजिस्टेंस है। अब क्या करेगा, एयर उसके ऊपर प्रभाव डालेगा, एयर उसके ऊपर प्रभाव डालेगा तो वो क्या करेगा, लेट से जाएगा। बट बॉल है, बॉल का जो आपका मतलब मास है, यानी कि आपको पता है बॉल का वेट क्या है, ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो उस पर एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम एक्ट करेगा, बजाय कि पेपर आपका क्या है, हल्का है, उस पर ज़्यादा एक्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ये है इनकी ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जो एक्सेलरेशन हम कह रहे थे दोनों ऑब्जेक्ट का सेम होता है, वो क्या करेगा, आपका डिफरेंट आएगा। बट अगर हमने क्या करा, मान लीजिए हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अब यहाँ पे हमने एक पंप लगा दिया, जिसकी मदद से हमने क्या करी, एयर उसकी सारी बाहर निकाल दी। अब हमने सेम पेपर और बॉल यहाँ पे लिया हुआ है, अब आपको पता है कि यहाँ पे एयर तो प्रेजेंट है नहीं, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों का सेम होगा, यानी कि दोनों सेम टाइम पे आपके क्या करेंगे, नीचे गिरेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, जब भी जहाँ पे आपका एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन उनका डिफरेंट हो जाएगा। बट क्या हो जाएगा आपका, जब आपका एयर आपकी ख़त्म होगी तो दोनों ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी आपकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आपको पता है कि ग्रेविटी निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास फोर्स होनी चाहिए। अब क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो आपकी क्या करती है, अर्थ को, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, F=G m1m2/d²। अगर मान लीजिए एक हमारा एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस में हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, जब हम क्या कर लेते, कोई भी मान लिया हमने दो ऑब्जेक्ट माने हुए हैं, उनमें से एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या मान लिया, अर्थ मान लिया, तो उस केस में आपका क्या होगा, F=G, जो ये छोटे वाला m होता है इसका, अब मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ पे अर्थ की तरफ आपका खींच रहा था, जो एक ऑब्जेक्ट आपने लिया था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, और आपने बड़ा m किसको मानना है, आपने जो आपका अर्थ था, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपका अर्थ पे पड़ा हुआ था, यानी कि जो आपका किस पे है, अर्थ पे है, अपॉन में जब आप डिस्टेंस आप अर्थ के, यानी कि अर्थ एक ऑब्जेक्ट हमने माना हुआ है, तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस को आप क्या मिलते हैं, रेडियस बोलते हैं उसको। अब आपको पता है इसका क्या बोलते हैं, इसको कंप्लीट को रेडियस ही बोलते हैं। अब जैसे अर्थ है, अर्थ के बीच में मान लिया कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको कंप्लीट क्या बोल रहे हैं आप, रेडियस ही बोल रहे हैं, r²। यानी कि जब आपका एक ऑब्जेक्ट अर्थ होगा तो उस केस में आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, F=G, छोटा m मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, बड़ा m मास ऑफ अर्थ, अपॉन में रेडियस या फिर डिस्टेंस का स्केयर। ठीक है, अब आपको हमने यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि छोटे जी की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए F=G, बड़ा जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1m2/d², ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था, आपको पता थी। यहाँ से अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो ये फॉर्मूला हो गया, हमने अर्थ वाले का अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, अब आपको पता है उसमें एक ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, अर्थ होगा, फोर्स का फॉर्मूला लगाए जी m मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, यानी कि जो उनके बीच का डिस्टेंस था, फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का F=mg हम पढ़ते हैं, m यहाँ पे मास होगा और g आपकी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड इक्वेशन मान ली, इक्वेटिंग 1 और 2 दोनों फोर्स के इक्वल हैं, दोनों को इक्वल रख लिया, mg=g m अपॉन में r², छोटे m से छोटा m कैंसिल, g की वैल्यू क्या आ गया आपकी, g मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस स्क्वायर। अब आपको पता है बड़े जी की हमने वैल्यू पढ़ी थी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 इंटू 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ अर्थ आप याद रखिएगा कितना होता है, मास ऑफ अर्थ
6 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है, ये आपका क्या होता है मास ऑफ अर्थ अपॉन में 6.4 इंटू 10 की पावर 6। अब इसका स्केयर किया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे हम वैल्यू निकाल लेंगे। आगे हम वैल्यू निकाल लेते हैं जी इक्वल्स टू 6.673 इंटू में 6, यानी कि जो आपके 10 के पावर वाले थे उनको एक जगह पे कर लिया, और जो वैसे वाले थे आपके उनको पॉइंट वाले थे उनको एक जगह कर लिया। 6.4 इंटू 6.4, इधर आपके 10 के पावर -11 इंटू 10 के पावर 24 अपन में 10 के पावर 12। अब जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, अब यहाँ से आपको पता है इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 24 माइनस 12 आ गया आपका 10 के पावर 12। अब 10 के पावर 12 और माइनस 10 के पावर 12 माइनस 11 कितना आ गया आपका 10 के पावर 1 आ गया सोल्व करके, यानी कि 10 ही आप लिखते हैं उसको। आगे देखेंगे 6.673 इंटू में 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 मल्टीप्लाई बाय, अब आपको पता है यहाँ पे कितना बचा था कंप्लीट 10। अब यहाँ से आपने पॉइंट हटाया 6.4 का पॉइंट हटाया ऊपर 10, अगेन पॉइंट हटाया अगेन 10, इस वाले का आपने पॉइंट हटाया कितनी 0 3 0, इन 3 0 से ये वाले आपके 3 कैंसिल हो गए। 6673 इंटू 6 आपका बचा, और नीचे आपका क्या बचा 64 इंटू 64। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आएगा 40038, और नीचे आपका 64 इंटू 64 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 4096। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी समथिंग 9.77, जिसको हम अप्रोक्स करके क्या लेते हैं 9.8। यहाँ से हमारी छोटी जी की जो ये कैलकुलेशन है आपकी डिफ़िकल्ट होती है थोड़ा सा, इसलिए ध्यान से समझिएगा। जी इक्वल्स टू आपकी वैल्यू कितनी आ गई 9.8, अप्रोक्स आप जिसको लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपके एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको पोज करके भी वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं, अब ये ग्रेविटी किस पे आई थी आपकी अर्थ पे, अब हमें किस पे भी निकालनी है ग्रेविटी ऑन मून। मून पे कैसे निकाल लेंगे, सेम अगेन फॉर्मूला जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटा m तो है ही नहीं, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन मून, और नीचे भी रेडियस ऑफ स्क्वायर आपने किसका लिया हुआ है मून का लिया है। फॉर्मूला लगाएं जी इक्वल्स टू जी एम, यानी कि मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून। अब यहाँ से ये स्क्वायर भी है आपका। अब यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे मून पे, जी इक्वल्स टू 6.673 आपको पता है इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर्स के kg -2 आपकी बड़े जी की वैल्यू। मास ऑफ मून आप याद रखिएगा, मास ऑफ मून की वैल्यू आपकी होती है कितनी 7.36 इंटू 10 के पावर 22। ये आपके मास ऑफ मून की वैल्यू होती है। ये मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ आप याद कर लीजिएगा। वैल्यू आपकी 7.36 इंटू 10 के पावर 22 अपॉन में रेडियस ऑफ मून आपका होता है 1.74 इंटू 10 के पावर 6। ये आपका टेबल बना हुआ है, रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। ये आप चारों वैल्यूज़ है आप याद कर लीजिएगा। 1.74 इंटू 10 के पावर 6 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है आपका। अब आपने ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करी, देखिए 6.673 इंटू 7.36 अपॉन 1.74 स्क्वायर है इंटू 1.74। अब ये वाली 10 वाली पावर आपने एक जगह कर ली, 10 के पावर -11 इंटू 10 के पावर 22 अपॉन में 6 इंटू में 2 12। अब यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करते हैं 20 ऊपर जाएगा, ये 22 माइनस 12 कितना आ गया आपका 10 के पावर 10। इसके बाद आगे आप क्या करेंगे 6673 इंटू 736 अपॉन में 1.74 इंटू 1.74, ये यहाँ पे पॉइंट है आपका। अब आप क्या करते हैं 10 के पावर -11 प्लस में 10, जब आप इसको सॉल्व करते हैं कितना आता है आपका 10 के पावर 1 आता है, या फिर 10 के पावर -1 जिसको आप बोलते हैं 10 के पावर -1 आया, यानी कि आप 10 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे आप सॉल्व करेंगे 6.673। अब यहाँ पे था आपका 10 यहाँ पे बचा हुआ है। अब आपको पता है इस वाले का पॉइंट हटाएंगे कितनी 20 100, इस वाले का पॉइंट हटाया 100। अगेन अब 6.673 वाले का पॉइंट हटाया आपने, नीचे कितने 0 3 0, इस वाले का पॉइंट हटाया कितनी 2 0 5 है। आपने क्या करा 1 2 3 4 5 सारे आपके ये वाले कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका केवल ये वाला बचा। जब आप 6673 इंटू 736 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 4911328, ये वाला आपका आया। अपोन में आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 30276। जब आप इसको काटेंगे तो अप्रोक्स आपका क्या आएगा 1.62 आएगा आपका,
कितना आएगा आपका 1.62, जो कि आपकी किसकी वैल्यू आएगी, ग्रेविटी ऑन मून, ठीक है, इक्वल्स टू 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी आई आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हमने पीछे फाइंड आउट करी। अब हम किसका ग्रेविटी ऑन मून अपॉन ग्रेविटी ऑन अर्थ निकाल रहे हैं। कितनी मून पे कितनी आई 1.6, अपॉन में ग्रेविटी ऑन अर्थ कितनी आई आपकी 9.8। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा 1/6, यानी कि आपने क्या फाइंड आउट किया कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ ज़्यादा है किससे, ग्रेविटी ऑफ मून से, यानी कि 6 गुना ज़्यादा है। जितनी ग्रेविटी आपकी अर्थ पे है उससे 6 गुना कम किस पे है, मून पे है, यानी कि अर्थ पे क्या है ग्रेविटी 6 गुना ज़्यादा है मून से। इसके बाद हम डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। मास आपका क्या होता है, वेट क्या होता है। मास क्या होता है, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। अब जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बीकर है, इसमें आपने क्या डाला हुआ है, पानी है, पानी के अंदर आपने शुगर मिलाई है 10 kg, जो वो 10 kg है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी, यानी कि वो उसका क्या है, शुगर का 10 kg क्या है आपका मास है, यानी कि जितने अमाउंट में हमने एक सब्सटेंस एक डिज़ोल्व किया हुआ है वो उसका क्या होता है आपका मास होता है। इसके बजाय कि वेट क्या होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अब मान लीजिए ये कोई पेन था, अब क्या कर रही थी, अर्थ अपनी तरफ जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट कर रही थी, जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही थी वो उसका क्या होता है आपका वेट होता है। इसको हम और प्रेसाइजली न्यूमेरिकल्स में पढ़ेंगे। जैसे कि अब मान लिया कोई भी चीज़ है, अब जैसे मान लिया ऑब्जेक्ट ही था, अब कितनी न्यूटन की फोर्स से वेट आपका क्या करे, जो आपका अर्थ थी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो उसका क्या होता है आपका वेट होता है। सेकंड आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला आ जाता है कैसे वेट का, देखिए सबसे पहले आपको पता है वेट इक्वल्स टू वर्क डन ही होता है, यानी कि वेट इक्वल्स टू फोर्स होता है, यानी कि कितनी फोर्स लगी हुई है आपका, फोर्स इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था mg के इक्वल, या फिर फोर्स को आप क्या कह सकते हैं, वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मास का फॉर्मूला निकालते हैं m, अब आपने इसको इधर लेके गए W अपॉन में G, यानी कि आपका वेट अपॉन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू किसके आ गया, मास के। ये दोनों आपके फॉर्मूले। अब आपको पता है मास किस में मेज़र करते हैं आप, केजीज़ में, यानी कि किलोग्राम में होता है मास, और वेट आपका किस में होता है, न्यूटन में। वैसे तो हम कह देते हैं कि हमारा भाई वेट कितना होता है, मान लीजिए 60 kg है, बट अगर आपको प्रेसाइजली आपको मेज़र करना है तो आप किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन्स में, ठीक है। अब आपको पता है मास इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर, वेट इज़ नॉट कांस्टेंट, यानी कि जो मास की वैल्यू होती है आपकी सेम होती है हर जगह पे, बट वेट आपका कांस्टेंट नहीं होता। कैसे, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम ये ही निकालेंगे वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ। कैसे आपका मास कांस्टेंट होता है और वेट आपका कांस्टेंट नहीं होता। वेट ऑन अर्थ एंड वेट ऑन मून, सबसे पहले हमने किस पे निकाल रहे हैं, मून पे और अर्थ पे, दोनों पे निकाल रहे हैं। कैसे, अब हमारे पास पता है फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, वेट ऑन मून निकाल रहे हैं। G पहला मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, दूसरा हमने कौन सा लिया है, मास ऑफ मून, अपॉन में डिस्टेंस, यानी कि आप क्या कहते हैं, रेडियस भी बोलते हैं आप इसको, जब क्या हो आपका मून हो, अर्थ हो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ स्क्वायर का, किसका, मून का। सेम ऐसे आपने लिखा वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू G मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ से आप वैल्यू पुट करें, WM अपॉन में किस पे निकालना है, मून ऑन अर्थ, ठीक है। सेम आपने G इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, मान लिया, इसको सेकंड, इनको इक्वल रखा, GM मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून अपॉन में G मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। G से G कैंसिल, M से M कैंसिल, क्या बचा आपका वेट ऑन मून अपॉन में वेट ऑन अर्थ, क्या बचा मास ऑफ मून अपॉन में रेडियस ऑफ मून इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ, या ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ मून की वैल्यू हमने पीछे भी कहा था, याद कर लीजिए 7.36 इंटू 10⁻²2। रेडियस ऑफ अर्थ आपका होता है 6.37 इंटू में 10⁻6 अपॉन में रेडियस ऑफ मून होता है आपका 1.74 इंटू 10⁻6, और मास ऑफ अर्थ होता है आपका 6 इंटू 10⁻24। इसको आप अप्रोक्स 7.4 ले सकते हैं और आप इसको 6.4। अब आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए आप 7.36 को हमने अप्रोक्स ले लिया, 7.4 इंटू 10⁻22 इंटू 6.4, इसको अप्रोक्स 6.4 इंटू 10⁻6। अब आपको पता है रेडियस का स्क्वायर है, दो बार लिखा, 6.4 इंटू 10⁻6 अपॉन में, अब आपको पता है रेडियस ऑफ किसका, मून का, 6 इंटू 10⁻24
अब आपको पता है। और ये किसका था, सॉरी मास ऑफ अर्थ था, और रेडियस ऑफ मून कितना आपका 1.74 इंटू 10⁶ 1.7, क्योंकि स्केयर है 2 बार लिखा, 1.7 इंटू 1.7, इसको हमने 2 बार लिखने की बजाय सीधा सोल्व कर लिया। 6 इंटू 2 कितना हो गया आपका 10⁻12। यहाँ से आप देखिए अगेन 7.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4। अब आपने इन वाली टर्म्स को एक जगह कर लिया, 10⁻22 प्लस में 6 + 6 12, 12 + 22 आपका 10 की पावर कितनी आ गई 34 ऊपर, नीचे आपका 6 इंटू 1.7 इंटू 1.7, इन वाली को एक जगह कर लिया, 24 प्लस में 12 आपका कितना आ गया 10 की पावर 36। जब आप इन नीचे और ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, ऊपर ये जाएगा -36, क्या आएगा 10 की पावर -36 प्लस 34, क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 की पावर -2। यहाँ से आप देखिए 7.4 इंटू 6.4 इंटू 6.4 अपॉन 6 इंटू 1.7 इंटू 1.7, कितनी वैल्यू आई आपकी 10 की पावर -2। जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी 0.165। अगर हम इसको अब जैसे 10 के पावर -2 होता है, ठीक है, 10 के पावर -2 को आप क्या भी लिख सकते हैं 1/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 0.165 वैल्यू आपकी इसको सोल्व करने के बाद आई, इसको अगर हम लिखना चाहे तो क्या भी लिख सकते हैं हम 1/6, यानी कि आपका क्या आ गया वेट ऑफ मून ऑन अपॉन में वेट ऑफ अर्थ इक्वल्स टू 1/6। इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वेट ऑफ मून इक्वल्स टू वेट ऑफ अर्थ अपॉन में 6। आप क्या कहना चाहते हैं कि कितना आपका वेट आया, यानी कि जितना आप का वेट अर्थ पे होगा आप उसको डिवाइड करेंगे जब 6 से, तो आपका किस पे आ जाएगा वेट ऑन मून आ जाएगा। यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं जितना आपका अर्थ पे वेट होगा उससे आपका 6 गुना कम किस पे होगा मून पे। अब जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, वेट ऑन अर्थ अपॉन में 6 इक्वल्स टू वेट ऑन मून, यही वैल्यू हमने लिखी। मास ऑफ अर्थ इक्वल्स टू मास ऑफ मून केजीज में। अब जैसे मान लीजिए मास आपका अर्थ पे कितना मास है 60 kg। अब हमने क्या पढ़ा था मास क्या होता है कांस्टेंट होता है हर जगह पे। अगर हमारा मास किस पे अर्थ पे 60 kg है तो मून पे भी कितना होगा 60 kg होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या नहीं होगी चेंज नहीं होगी। बट आपका वेट क्या नहीं था कांस्टेंट नहीं था, कैसे। अब हमारे पास वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू मास कितना आपका 60 kg, मानना है ये हमने 60 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की आपकी वैल्यू 9.8 होती है, वैसे तो 9.8 होती है, आप उसको अप्रोक्स करके क्या ले सकते हैं 10 ले ली। 60 इंटू 10, वेट ऑन अर्थ कितना है 600 न्यूटन, यानी कि अर्थ पे कितना वेट है 600 न्यूटन है। अगर हमें मून पे निकालना है सेम वेट ऑन मून इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ कितना है 600 न्यूटन अपॉन में 6, यानी कि वेट ऑफ मून कितना आया 100 न्यूटन। यानी कि अगर आपका वेट अर्थ पे 600 न्यूटन है तो आपका मून पे कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि 6 गुना कम। अब जैसे आप कह सकते हैं, अब आप ये नहीं कह सकते जैसे अब आप यहाँ पे मोटे हैं तो वहाँ जाके आप मून पे जाके पतले हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, क्योंकि आपका वेट क्या है यहाँ पर, वेट आपका क्या नहीं होता कॉन्स्टेंट नहीं होता। और हमारा जो ये हमने इस डेरिवेशन से निकाला है वो चीज़ आपकी कितनी आई है 100 न्यूटन इसलिए आई है, ठीक है। अब हम कई बार क्या करते हैं शॉर्टकट मेथड से निकाल लेते हैं, वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इक्वल्स टू मास अपॉन में मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। आपका ये क्या है आपके किस पे ग्रेविटी ऑन मून ग्रेविटी ऑन अर्थ, मास से मास कैंसल, आपका क्या आ गया ग्रेविटी ऑन मून अपॉन ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये किसका ना आ जाता है 1/6। वेट ऑफ मून इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ अपॉन में 6। आपकी इससे भी निकालते हैं, बट अगर हमारा पेपर में आता है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब आपका थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब मान लीजिए ये कोई भी सरफेस है, अब मान लीजिए ये हमारा हाथ है, उस पर कोई भी आपकी फोर्स क्या लग रही है परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको आप क्या कहते हैं उसकी थ्रस्ट बोलते हैं, या थ्रस्ट को आप फोर्स भी बोल सकते हैं दूसरे तरीक़ों में। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। प्रेशर क्या होता है, यानी कि आपका जितना उस ऑब्जेक्ट पे हम प्रेशर लगा रहे हैं और जितनी आपकी फोर्स लगी थी उसके ऊपर, अब वो एरिया भी डिपेंड करेगा, एरिया आपका अगर ज़्यादा है या कम है उस पर भी फोर्स आपकी डिपेंड करेगी, कितनी हम प्रेशर से लगाएंगे और कितनी कम प्रेशर से लगाएंगे। प्रेशर का फॉर्मूला आपका आ जाता है थ्रस्ट अपॉन में एरिया, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं फोर्स अपॉन में एरिया भी बोलते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया,
अगर आप इसके एसआई यूनिट निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे, क्योंकि फोर्स की आपकी क्या होती है, न्यूटन। एरिया आपका पता है, एरिया आप किस में लेते हैं, मीटर्स में। अब आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, वैसे लेंथ और ब्रेथ आप किस में नापते हैं, मीटर्स में। ठीक है, मीटर का अब नीचे स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसको आप क्या भी बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ते भी है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर आपकी क्या आती है, पास्कल आती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रेशर इन फ्लूइड। फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब क्या है, फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, प्रेशर एक्सर्टेड इन फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। मान लीजिए, अब मान लिया कोई एक बीकर है, बीकर में मान लिया कोई पानी पड़ा हुआ है। अब वो क्या करेगा, फ्लूइड है यानी क्या वो पानी है, सारे इसके कोनों पे क्या करेगा, एक जैसी आपकी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। इधर ये नहीं है कि कम लगाएगा, इधर आपका ज़्यादा लगाएगा। दूसरा क्या कहता है, जितना भी आपका प्रेशर लगा है किसके इक्वल होगा, यानी कि जितनी भी सारी आपकी डायरेक्शंस हैं, चाहे वो ये वाली डायरेक्शन हो, ये वाली हो, ये वाली हो, उनमें सब में क्या करेगा, सेम प्रेशर लगाएगा। ठीक है, यानी कि फ्लूइड्स के अंदर आपका हर डायरेक्शन में आपका क्या लगता है, सेम प्रेशर लगता है। ठीक है, और इक्वली आपका क्या लगेगा, चारों तरफ से इक्वल फोर्स लगेगी। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, बायेंसी टॉपिक आपका। Buoyancy, when an object is immersed in a fluid, it experienced an upward force called buoyant force. This property is called buoyancy और upthrust। मान लीजिए ये एक बीकर है, बीकर में आपने क्या करा हुआ है, एक जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, जब आप क्या करते हैं उसको फ्लूइड के अंदर डालते हैं। फ्लूइड के अंदर आपका, या फिर आप गैस को बोल सकते हैं या लिक्विड बोल सकते हैं, उसके अंदर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको डाल रहे हैं, तो जो उसके नीचे से अब कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, फ्लूइड यानी कि जो पानी था वो भी कुछ ना कुछ क्या करेगा, फोर्स लगाएगा उसको ऊपर रखने के लिए। यानी कि अब आप जैसे मान लिया देखते हैं, अब आप मान लीजिए एक आपने ऑब्जेक्ट डाला हुआ है, पेन डाला हुआ है, पेन को आप पानी में डुबो रहे हैं। अब आप देखते हैं कि थोड़ी बहुत फोर्स नीचे से भी लगते हैं, जो ऊपर की तरफ आपकी फोर्स लगती है, जो आपकी पानी लगा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है, उसको आप क्या बोलते हैं, बायेंट फोर्स बोलते हैं। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं, बायेंसी बोलते हैं। कैसे, अगर ये भी डिपेंड करता है, अगर आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या करेगी। अब ये क्या करेगा, अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, मान लीजिए कोई भारी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको पानी के अंदर डालेंगे तो क्या करेगी, जो नीचे से फोर्स लग रही थी वो कम हो जाएगी और वो क्या कर जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। इसमें हम क्या कह सकते हैं, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कर रही है आपकी ज़्यादा है तो बायेंट फोर्स वहाँ पे क्या होगी, कम होगी। बट अगर एक ऑब्जेक्ट है वो आपका हल्का है तो बायेंट फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ लो देन बायेंट फोर्स विल इंक्रीज, यानी कि बायेंट फोर्स आपकी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। सेम आपका वही बताता है, जैसे कि अभी हमने समझाया कि अगर मान लीजिए, जैसे ये दोबारा से ले लेते हैं। अब जैसे मान लिया कोई बीकर था, अगर हमने क्या लिया हुआ, एक बार तो हमने पेन लिया है, यानी कि अब पेन क्या है, हल्का है। अब आप देखेंगे कि अगर आप पेन को डुबोएंगे यानी कि पानी के अंदर, तो अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, डेंसिटी आपकी कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो बायेंट फोर्स नीचे से क्या करेगी, ज़्यादा लगेगी, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। अब पेन क्या करेगा, पेन नीचे नहीं जाएगा आपका, क्योंकि क्या करेगा, पेन हल्का है आपका। बट अगर इसी स्थान पे अगर हमने क्या लिया हुआ, एक मान लीजिए हमने एक बोल ली हुई है या बड़ा सा सब्सटेंस लिया हुआ है हमने, वो क्या करेगा, जब हम उस ऑब्जेक्ट को हम पानी के अंदर डालेंगे, अब वो आपको पता है, अब वो सब्सटेंस क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या है, ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा और बायेंट फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। वही बता रहे हैं हम। नेक्स्ट आपका आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ये क्या कहना चाहता है, मान लीजिए हमने एक बीकर लिया हुआ है, सेम यहाँ से हमने क्या करा, अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम, ठीक है। अब वो क्या करता है, फ्लूइड का मतलब वही आपका लिक्विड या गैस, उसमें आपका क्या करा हुआ है, डूबा हुआ है, या तो वो आधा डूबा हुआ है या कंप्लीट हमने डुबोया हुआ है। जो उसमें आपकी क्या करेगी, जो उसमें फोर्स होगी, अब आपने क्या करा, अब जैसे मान लीजिए कोई भारी ऑब्जेक्ट आपने डाला, अब यहाँ से हमने एक मान लिया नोज़ल लगाई हुई है जिसमें से पानी जाता है, एक हमने यहाँ पे बीकर रखा हुआ है। अब आपने उसको
उस पानी के अंदर उस ऑब्जेक्ट को डाला। अब आपको पता है कुछ ना कुछ यानी कि अब पानी उसमें से निकल के क्या करेगा, गिरेगा भी। अब आपको पता है पानी तो गिरना ही है। जब अगर आप ऊपर से कोई उछाल के चीज़ डालोगे पानी के अंदर, कोई भारी चीज़ वाली है, अब वो क्या करेगा, पानी उसमें से उछल के मान लीजिए यहाँ पे आके गिर गया। अब ये क्या कहना चाहता है कि जो यहाँ पे फोर्स लगी थी ऊपर की तरफ, बाय एंड फोर्स थी, और जितना उसका अब जो यहाँ पे पानी छलक के इस दूसरे वाले बीकर में गिरा था, दोनों का आपका वो क्या होगा, जो वेट होगा आपका दोनों का इक्वल होगा। ये क्या कहता है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यहाँ पे हमारी ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।